नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अजीमित्रा चैनल पर। कल का वीडियो आपका प्यार बहुत मिला, आशा करते हैं कि ये प्यार आगे भी बरकरार रहेगा। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी की हर एक पॉइंट के बारे में अपन चर्चा की थी, विस्तार से कहानी भी सुनी थी, उसके पॉइंटों के बारे में चर्चा की थी, मंदिरों के बारे में पढ़ा था और भी कई तथ्य पढ़े थे। आज हम एक और पीर के बारे में चर्चा करेंगे, पाबूजी राठौड़। ठीक है दोस्तों, तो देखना दोस्तों, पाबूजी राठौड़ के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पाबूजी राठौड़ मारवाड़ क्षेत्र के एक प्रसिद्ध लोक देवताओं में से अहम है पाबूजी राठौड़। देखना, पाबूजी राठौड़ का थोड़ा एक बार परिचय देख लेते हैं, परिचय के बाद अपन थोड़ी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। देखना दोस्तों, पाबूजी का जन्म 1296 विक्रम संवत। देखो दोस्तों, विक्रम संवत को चेंज करना शक संवत में, ग्रिगोरियन कैलेंडर में, वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, 1296 विक्रम संवत है। इसको अपन अगर शक संवत या ग्रिगोरियन कैलेंडर में चेंज करेंगे तो देखो 1296 में से अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर चेंज करना है तो दोस्तों 57 को माइनस करना है। ठीक है, और अगर शक में चेंज करना है तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर का आंसर आ रहा है उसमें से आपको 78 माइनस कर देने। ठीक है, ये बात मैंने कल आपको बताई थी। फिलहाल वापस टॉपिक पे चलते हैं। देखो दोस्तों, पाबूजी के पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़ था। दांदल जी राठौड़। माता का नाम, वैसे पाबूजी की माता का नाम कमला दे का ही उल्लेख मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि पाबूजी का लालन पालन उनकी माता कमला दे ने किया था। लेकिन जो अपन आगे स्टोरी में पढ़ेंगे तो पाबूजी की माता वहां एक अप्सरा हुआ करती थी। ठीक है, तो माता का नाम लिख रहे हैं कमला दे। देखो दोस्तों, पाबूजी की दो बहनें हुआ करती थी, पेमल दे और सोनल दे। बहनें पेमल दे और सोनल दे। एक जीजा जी का उल्लेख मिलता है। इनके जीजा पेमल दे की शादी हुई थी जींदराव खींची, जो जायल के ठिकानेदार हुआ करते थे, उनके साथ में, तो जींदराव खींची। देखिए दोस्तों, दांदल जी के एक छोटे भाई हुआ करते थे, बूढ़ो जी, चाचा जी थे उनके। बाबूजी के चाचा जी का नाम था बूढ़ो जी। दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वापस गोगा जी के बारे में। गोगा जी की जिनसे शादी हुई थी उनकी पत्नी का नाम था केलम दे। केलम दे जिनकी पुत्री थी उनके पिताजी का नाम था बूढ़ो जी, अर्थात वो पाबूजी की बहन हुआ करती थी, काकोसा की लड़की। देखिए, जो पाबूजी राठौड़ हैं, कहते हैं कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को जाता है। तो जो ऊंट लाए थे वो केलम दे को ही दहेज में देने के लिए मारवाड़ ऊंट लेके आए थे पाबूजी। इस वजह से ही राइका या रेबारी जाति इनको अपना आराध्य देवता मानती है, जो ऊंटों की पालक जाति भी कही जाती है, राइका और रेबारी जाति। देखिए दोस्तों, बूढ़ो जी राठौड़, ये था इनका सामान्य परिचय। इसके सिवाय इनका विवाह की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका विवाह अमरकोट के एक राजा हुए हैं, सूरजमल। अमरकोट के राजा हुए हैं एक सूरजमल, जिनकी पुत्री, सूरजमल की पुत्री सुप्यार दे या इनका नाम मिलता है फुलम दे। ठीक है दोस्तों, ये था पाबूजी राठौड़ का सामान्य परिचय। तो एक बार देखिए, मैं थोड़ी कहानी आपको बता देता हूं, क्या क्या पाबूजी की कहानी थी। कहानी के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दांदल जी राठौड़ मुख्यतः मारवाड़ के राव सिहा के वंशज थे। मारवाड़ पर जिस वंश का शासन था, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के संस्थापक हुए हैं राव सिहा। कहते हैं कि सिहा के आगे जाकर एक काल में एक हुए थे राव दूहड़, जो अपनी कुलदेवी की मूर्ति कर्नाटका से लेके आए थे। कुलदेवी नागणची माता की मूर्ति, या उन्हें कहते हैं चक्रेश्वरी माता, उनकी मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागणा गांव बाड़मेर के अंदर स्थापित करवाई गई थी। कहते हैं कि दूहड़ जी की भाई थे दांदल जी राठौड़, और बूढ़ो जी, दोनों दूहड़ जी के ही भाई थे। तो एक तरह से ये राव सिंह के ही वंशज थे। इन्हें
कोलूमंड की जागीर प्रदान की गई थी, इसके जागीरदार हुआ करते थे, यहां पर शासन करते थे। कहते हैं कि दांदल जी की कमला दे के सिवाय और भी पत्नियां हुआ करती थी। एक बार दांदल जी अपनी राजधानी, जो सिंहा जी के काल में राजधानी थी, मेवानगर या मेवानगर की ओर प्रस्थान करते हैं, गांव से निकलते हैं। कहते हैं कि दांदल जी नेमी आदमी थे, सुबह सुबह उठकर योगा करते थे, नहाने जाया करते थे, बाहर टहलने भी जाया करते थे, बहुत नेमी आदमी थे। तो कहते हैं कि दांदल जी अपने घर से कोलूमंड से निकलते हैं मेवानगर की ओर। कहते हैं कि बीच में रात्रि में विश्राम के लिए टेंट तंबू वगैरह लगाया जाता है। पास में ही दांदल जी देसी आदमी थे, इलाके से परिचित थे, तो पास में एक तालाब पड़ता है। कहते हैं कि पुराने जमाने में अप्सराएं स्वर्ग से आया करती थी धरती पर, और धरती पर अप्सराएं आया करती थी। कहते हैं कि अप्सराएं को जो भी देख लेता था तो अप्सराएं की शक्ति चली जाती थी, जिससे वापस वो नहीं जा पाती थी। तो उसी रात कहते हैं कि एक अप्सरा का हेलीकॉप्टर वहीं पे लैंड हो जाता है, और कहते हैं कि वो अप्सरा मारवाड़ के अंदर वहीं पर उतरती है। और शाम के समय में गर्मी, मारवाड़ का इलाका ऐसा है गर्मी युक्त इलाका, उस इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से कहते हैं कि सुबह के समय वो तालाब के अंदर नहाने गई हुई थी। तब उसी समय दांदल जी सुबह अपना जो भी योगा वोगा कर कर नहाने के लिए तालाब की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही तालाब के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक अप्सरा तालाब के अंदर नहा रही होती है। उस अप्सरा को देखकर दांदल जी की एक टक नजर उसे निहारती ही रहती है। जब ये बात अप्सरा की नजर दांदल जी पर पड़ती है तो अप्सरा को तो एहसास हो ही गया है, क्योंकि जब भी कोई उसे देख लेता है तो उसकी शक्तियां चली जाती हैं, उसे एहसास हो ही गया था। उन्हें देखकर दांदल जी से उन्होंने, अप्सरा ने पूछा कि आप मुझे देख रहे हो तो मेरी शक्तियां चली जाएगी, तो मैं वापस कैसे जाऊंगी? तो दांदल जी ने कहा वापस भेजना ही किसको है। तो उसी समय कहते हैं कि दांदल जी ने अप्सरा से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो अप्सरा को तो पता ही था, क्योंकि अब वापस तो ऐसे ही नहीं जा पाएगी, तो उससे शादी करना ही सही माना उसने। दांदल जी से उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन अब मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आप फॉलो करें तभी मैं आपसे शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। कहते हैं कि उस अप्सरा ने दांदल जी के सामने कुछ शर्तें रखी। पहली उनमें से शर्त यह थी कि आप मेरे को अपनी रानियों से अलग इसी स्थान पर एक महल बनाकर दोगे, और दूसरी शर्त यह थी कि जब मैं चाहूंगी उसी समय आप इस महल में प्रवेश करोगे, मेरी बिना परमिशन आप महल में नहीं आओगे। कहते हैं कि तीसरी शर्त यह रखी थी कि आप बिना परमिशन आपने महल में प्रवेश कर लिया, उसी समय हमारा रिश्ता टूट जाएगा और मैं यहां से चली जाऊंगी। कहते हैं कि दांदल जी ने सब कह दिया। अब सामने अप्सरा खड़ी हो तो कौन शर्तें नहीं माने, सब मान लेते हैं। कहते हैं कि दांदल जी ने कहा जो कहा अप्सरा ने वो सब मान लिया। कहते हैं कि दांदल जी ने कुछ ही दिनों में महल तैयार करवाकर वहां पर महल बनवा दिया और उनसे शादी कर ली। और कहते हैं कि किसी को भी ये बात पता नहीं थी। उस समय जब दांदल जी मेवानगर की ओर जा रहे थे तो कैसे कुछ सैनिक उनके साथ थे, और सैनिकों को भी उन्होंने आगे भेज दिया था। 15-20 दिन यहां रहते और कुछ टाइम के बाद वापस कोलूमंड चले जाते थे। कहते हैं कि 3-4 महीने तक कोलूमंड में रहते, फिर वापस 10-15 दिन एक बार अप्सरा के पास जाया करते थे। और अप्सरा के पास जाते समय जो महल होता था, महल के द्वार के आगे अपना जो संदेश होता है लिखकर उसके अंदर फेंक देते, अंदर से उत्तर आता कि आप अंदर आ जाओ, तभी आते थे, नहीं तो बाहर बैठे रहते थे। कहते हैं कि ऐसे ही 3-4 साल का टाइम बीतता गया। कहते हैं कि उसी अप्सरा से एक पुत्र का जन्म होता है, उसी का नाम था बाबूजी राठौड़। कहते हैं कि बार बार यही जीवन काल दोहराया जा रहा था दांदल जी के द्वारा। तब भी एक बार कमला देव जी को उन पे डाउट हो जाता है। कहता है कि हर एक 3 महीने में ये जाते कहां हैं, किसी को भी नहीं बताते थे दांदल जी। और उस परी ने यह भी कहा था कि अगर आपने किसी को हमारे बारे में बता दिया तो उसी समय हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा। तो दांदल जी बेचारे डरते थे। एक अप्सरा से रिश्ता अपनी पत्नी बना दी, पत्नी के रूप में उस अप्सरा को अपना लिया था, तो फिर डर तो लगता ही था। कहते हैं कि एक बार कमला देवी जी ने दांदल जी का पीछा किया और उस महल तक पीछे पीछे आ जाती है। देखते हैं कि दांदल जी उस पत्र को लिखकर जैसे ही फेंकने वाले होते हैं कि कमला देवी उनको रोक देती है। बोलो साहब, कहाँ गए थे, क्या यहाँ कैसे, रोज हर बार यहीं आते हो क्या मेवानगर का नाम लेकर? तो कमला देवी ने सवाल पूछे तो दांदल जी अब क्या मुंह दिखाई, नीचे ढूंढ करके खड़े हो गए। देखते हैं सबका चेहरा देखने लग गए। उधर कमला देवी जी गुस्से में पूरी पावर के साथ आई थी। कहते हैं कि दांदल जी ने उस अप्सरा के बारे में कमला देवी से पूरी बात की। अब दांदल जी ने कहा तो फिर दिखाओ अप्सरा, सॉरी कमला देवी जी ने कहा कि दिखाओ अप्सरा, अप्सरा कहाँ है? तो दांदल जी ने कहा अंदर से उत्तर, मैं ये पत्र अंदर फेंकूंगा, अंदर से उत्तर आएगा, तभी वो उनके दर्शन होंगे या उनसे मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। अगर मिल लिए तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा।
तो कमला देवी जी ने कहा ऐसा क्या है जो अंदर से उत्तर आए तभी आते हैं। कहते हैं कि कमला देवी जी और धांधल जी बिना परमिशन के उस महल के अंदर घुस जाते हैं और महल के अंदर जाके देखते हैं कि अंदर एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही होती है। यह देखकर कमला देवी जी और धांधल जी की आंखें एकटक निहारती ही रहती हैं उनको, क्योंकि एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही थी। वास्तव में यह दृश्य एक विचित्र था। धांधल जी के पैरों के नीचे से जमीन घिसक रही थी कि मैंने तो एक अप्सरा से शादी की थी और ये शेरनी। कहते हैं कि उसी समय जब शेरनी की नजर धांधल जी पर पड़ती है तो धांधल जी शेरनी उसी समय अपना अप्सरा का रूप धारण करके धांधल जी से कहती हैं ये आपका पुत्र, अपना रिश्ता यहीं तक था, यहीं खत्म होकर वो अप्सरा वहां से चली जाती है। कहते हैं कि कमला देवी जी उस बच्चे को लेकर वापस कोलूमंड गांव आ जाती हैं, वहां पर उसका पालन पोषण किया जाता है। धांधल जी राठौड़ कुछ समय के बाद में उस कहते हैं कि अप्सरा या कुछ समय के बाद में किसी वंश उनकी मृत्यु हो जाती है और पाबू जी को जागीरदार बना दिया जाता है वहां का। कहते हैं कि पाबू जी जन्म से ही अनेक कार्यों में निपुण हुआ करते थे, जनमानस हेतु भलाई का काम करना, और एक अप्सरा का बेटा बहुत सुंदर हुआ करते थे। आसपास में पाबू जी की सुंदरता के बहुत चर्चे हुआ करते थे और इसी सुंदरता उनके दो दोस्त उनके साथ हुआ करते थे। दोस्तों भील दोस्त थे दोनों, चांदो जी और डेमो जी। जहां भी जाते अपने दोस्तों को हमेशा साथ रखा करते थे। कहते हैं कि पाबू जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े होगा तब तो शादी ब्याह की बातें तो करेंगे लोग। कहते हैं कि पाबू जी के लिए एक रिश्ता आया था अमरकोट से और पाबू जी की सगाई हो जाती है सुप्यार दे के साथ। कहते हैं कि पाबू जी अब सगाई हो गई तो शादी की भी तैयारियां शुरू कर ही देते हैं। तो कहते हैं कि महीना भर पहले जब पाबू जी शादी की तैयारियों के लिए कपड़े वपड़े देने के लिए गए हुए थे कई दुकान, कहते हैं कि वहां कपड़े बींद के पहन के खड़े होते हैं तो अपने दोस्त चांदो जी और डेमो जी से पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं। कहते हैं कि उन्होंने कहा तो आपको तो निजर न लग जाए, थुथू। गांव में जब निजर के लिए थुथकी भी नाकते हैं ना कि थुथू निजर ना लग जाए, इतने सुंदर लग रहे हो। और पाबू जी वास्तव में एक अप्सरा के बेटे थे तो सुंदर तो होने ही थे। कहते ये भी हैं। थोड़ी देर बाद चांदो जी और डेमो जी ने यह बात कही कि पाबू जी सब ठीक है, आप सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, आप वहां अमरकोट जाओगे तो छज्जे टूट जाएंगे आपको देखने के लिए। गांव में एक बात होती है, अपन कहावत भी बोलते हैं कि छज्जे टूटने का मतलब है कि इतनी आपको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होगी कि बस। गांव में हवेलियां बनाई जाती हैं, उसके आगे कुछ छज्जे रखे जाते हैं जिसमें खड़ी होकर गांव की औरतें आदमी वगैरह जो बीन पढ़ने जने के लिए आता था उसको देखा करते थे ऊपर से। तो इसी कहावत का जो छज्जे टूटने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ उनको देखने के लिए आया करती थी। देखिए चांदो जी डेमो जी ने जब ये बात कही कि सब ठीक चल रहा है लेकिन आपके पास घोड़ी नहीं है, बिना घोड़ी के बीन तो फूट रहा हो लेकिन नीचे फिर घोड़ी वोड़ी नहीं हो तो फिर कैसा लगे। कहते हैं कि चांदो जी डेमो जी की बात सुनकर बाबू जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि आप घोड़ी ढूंढ के लाओ मेरे से, और घोड़ी सुंदर होनी चाहिए, दौड़ने में एक्सपर्ट होनी चाहिए, नाचने में एक्सपर्ट होनी चाहिए, सब गुण होने चाहिए उसके अंदर। कहते हैं कि चांदो जी डेमो जी के बेचारे ऊपर आपदा आ गई। अब ऐसा काम बढ़ा दिया, असंभव कार्य, कहां से लाएं घोड़ी। इस मारवाड़ जैसे इलाके के अंदर सुंदर घोड़ी मिलनी थोड़ा दोहरा काम था। तो कहते हैं कि चांदो जी डेमो जी वहां से चले जाते हैं घोड़ी ढूंढने के लिए। पूरे मारवाड़ की सर्वे कर लेते हैं, घूम लेते हैं उसके अंदर, लेकिन घोड़ी नहीं मिलती। कहते हैं कि चांदो जी डेमो जी थक कर वापस आते हैं, फिर घूमने के लिए जाते हैं। चांदो जी डेमो जी जब जालोर साइड कहते हैं गए हुए थे, वहां पर उन्होंने आसपास के गांव वालों से सुन रखा था कि एक देवल चारणी है जिसके पास खूब घोड़ियां खूब गायें हुआ करती थी, और उसके पास एक घोड़ी थी केसर काल में। वो घोड़ी इतनी समझदार हुआ करती थी। कहते हैं कि जो ग्वाला गायें चराने के लिए जाता था तो उसके साथ घोड़ी भी जाया करती थी, और गायों को चराकर ग्वाला और घोड़ी शाम को गायों को वापस लेके आ जाया करते थे। और घोड़ी इतनी तो दौड़ने में एक्सपर्ट होती थी कि जब भी कोई गायों पर खतरा आता था तो तुरंत दौड़ के जाके देवल चारणी को यह बता देती थी। और घोड़ी नाचने में भी बहुत एक्सपर्ट थी। आसपास के इलाके के अंदर ऐसी कोई घोड़ी नहीं थी। चांदो जी डेमो जी को जब ये बात पता चलती है तो जाते हैं देवल चारणी के पास, जैसे जैसे हाथाजोड़ी करते हैं कि साहब घोड़ी वोड़ी हैं, बाबू जी बींद बन के जा रहे हैं, आपको जो भी है जल्दी से जल्दी कुछ करो बंदोबस्त इसका, जितने पैसे चाहिए पैसे ले लो लेकिन घोड़ी हमें दे दो। देवल चारणी ने स्पष्ट मना कर दिया, चाहे कोई हो, बाबू जी हो, फलाना हो, ढीकड़ा हो, किसी को घोड़ी नहीं मिलेगी, मैं तो घोड़ी नहीं देने वाली। ये बात सुनकर चांदो जी डेमो जी वापस जाते हैं बाबू जी के पास। बाबू जी कहते हैं साहब घोड़ी तो मिल गई लेकिन वो दे नहीं रही है, आपको स्वयं जाना पड़ेगा। कहते हैं कि बाबू जी उसी समय वहां से जाते हैं देवल चारणी के पास, उनसे निवेदन करते हैं। अब एक ठिकानेदार वहां आए तो सेवा चाकरी तो होगी, पुराने जमाने में तो अति ज्यादा होती थी, अतिथि देव भय
भाव ये तो हमारे भारत की वैसे ही रीत है। कहते हैं कि बाबूजी वहां पहुंचते हैं देवल चारनी के पास, देवल चारनी उनकी खूब सेवा करती है, सेवा तो करती है, लेकिन देवल चारनी से उनसे निवेदन करके कहा कि साहब आप कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगी, लेकिन इस घोड़ी को मत ले जाना, अगर आप घोड़ी ले गए ना तो मेरा सब कुछ काम चौपट हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो गायें को चरा कर यही लाती है, अगर गायों पर संकट आ जाता है तो जल्दी से बताती भी यही है, इनके बिना तो मेरा कैसे काम चलेगा। तो बाबूजी कहते हैं कि देवल चारनी को अपनी धर्म बहन बनाया और वचन देते हैं कि जब भी कोई गायों पर संकट आएगा तो सबसे पहले गायों की मदद करने के लिए मैं ही आऊंगा। कहते हैं कि देवल चारनी राजी हो जाती है घोड़ी देने के लिए, कि 2-3 दिन अभी मेरे पास घोड़ी खड़ी है, उसके बाद आप आकर आपको जब भी बारात चढ़े तो घोड़ी लेके चले जाना, चांदो जी डेमो जी को भेज देना, मैं दे दूंगी। कहते हैं कि बाबूजी खुशी से वापस चले जाते हैं वहां पर। अब देखना, बाबूजी की एक बहन हुआ करती थी पेमल दे, पेमल दे की शादी हुई है जींदराव खींची, जो जायल का जागीरदार हुआ करता था। कहते हैं कि पेमल दी की जब शादी होती है उसके कुछ समय के बाद में ही जमीन विवाद लेकर जींदराव खींची और बाबूजी के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, और बाबूजी की ब्याह मंडोड़ो जने तो जींदराव खींची ने तो बुलावना ही हो। कहते हैं कि जींदराव खींची को बुलाने के लिए उन्होंने भेजी कैंकू पत्री वगैरह भेजते हैं ब्याहों के अंदर, कह रहा मनावने हो गए, जैसे तैसे मनावने किए जींदराव खींची और बाबूजी के मध्य मनावने हो गए। जींदराव खींची शादी के लिए आ रहा था कोड़ूमंड। कहते हैं कि जींदराव खींची जिस रास्ते से जा रहा था, देवल चारनी की गायें और घोड़ियां वहां आसपास चल रही थी उसी गोचर भूमि के अंदर। कहते हैं कि उसने उस केसर काल में घोड़ी को देख लिया, वो घोड़ी पूरी गायों को घुमा रही थी इधर उधर। उसने जब ये आश्चर्यचकित दृश्य देखा तो उसको उस घोड़ी और घोड़ी केसर काल में फिर सुंदर भी क्या खूब थी। जिस प्रकार चांदो जी डेमो जी ने उसकी प्रशंसा घोड़ी की सुंदरता का वर्णन किया था, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हुआ करती थी केसर काल में। कहते हैं कि जींदराव खींची को घोड़ी पसंद आई। जींदराव खींची सैनिकों को पूछा घोड़ी किसकी है रे? कहा, जब ये बात जींदराव खींची ने सैनिकों से कही तो सैनिकों ने कहा भाई एक देवल चारनी आसपास रह रही है, उसकी ये घोड़ी है और किसी को देती नहीं है। जींदराव खींची ऐसे कैसे हो गया, पावने ने घोड़ी नहीं दे, ऐसा हो सकता है क्या? कहते हैं जींदराव खींची वहां गए देवल चारनी के पास, उनसे कहा जितने पैसे चाहिए पैसे ले, फटाफट घोड़ी भेज इधर। देवल चारनी का ये तो घोड़ी मैं किसी और को दे चुकी हूं। कि किसको दे चुकी है? कि बाबूजी को। कि वही मेरा साड़ा? कि हाँ। वो पंडित जी ने जा रहा वही? कि हाँ वही, उसी को दिया है। ये बात जब कही जाती है जींदराव खींची द्वारा, तब कहते हैं कि घोड़ी तो बस लेकर ही रहूंगा, क्योंकि उसको घोड़ी बहुत पसंद आ गई थी। वो कहते हैं कि देवल चारनी ने उस विकट स्थिति को देखकर बाबूजी को संदेश भेजा कि साहब आपका जो जीजा जी हैं वो आए हैं, घोड़ी ले जा रहे। ये बात जब पता चले बींद को कि मैं जिस घोड़ी को पसंद करके हैं वो ले जा रहे हैं, तो फिर तो आएगा, बींद तो दौड़ता हुआ आया। कहते हैं कि चांदो जी डेमो जी और बाबूजी तीनों बहुत तेजी से वहां पहुंच जाते हैं देवल चारनी के पास। कहते हैं जींदराव खींची साहब ने जीजो सा समझ जाओ, मत करो, खाण वाणो खाण आया, आराम खाण वाणो खान जाता रिया, क्यों लखन करो। कहते हैं कि वहां मन मुटाव के कारण जींदराव खींची वहां से वापस लौट जाता है, उनके मध्य एक बार फिर से मतभेद प्रारंभ हो जाते हैं। अब घोड़ी लेकर चांदो जी डेमो जी और बाबूजी वापस कोलूमंड आ जाते हैं। कहते हैं पुराने जमाने में क्या हुआ करती थी, थोड़ा दूरी ज्यादा हुआ करती थी, बारात ऊंटों पे जाया करती थी। तो कहते ये हैं कि बारात जाने में थोड़ा टाइम लगता था, 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता था। तो कहते हैं कि शादी वाले से 15 दिन पहले ही बारात रवाना हो जाती थी वहां से। तो बाबूजी बींद बन के टन के एकदम तैयार हो गए, आगे चांदो जी पीछे डेमो जी साथ साथ में चल रहे हैं, और बींद के अणवर तो और भी ज्यादा डीओ लगा के एकदम टकाटक होके खड़े थे वहां पे, बस बाबूजी के साथ रवाना हो गए वहां से। कहते हैं कि बाबूजी जैसे ही अमरकोट के अंदर प्रवेश लेते हैं तो वास्तव में जिस प्रकार चांदो जी डेमो जी ने प्रशंसा की थी उसके कई गुना लोग वहां बाबूजी को देखने के लिए आए थे, क्योंकि बाबूजी वास्तव में हुआ भी सुंदर करते थे। और कहते हैं कि बाबूजी अपनी झुकी हुई पाग के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, और उनके ऊपर जो पाग पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी, वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और नीचे फिर केसर काल में तो कहना ही क्या। फिर कहते हैं कि बींद को देखकर अमरकोट वालों को बहुत जलन हुई थी। जब पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, बारातें यहां से वहां जाया करती थी, तो क्या बीच में वहां जाने के बाद कुछ कंपटीशन प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, जैसे घोड़ी रेस वगैरह। कहते हैं कि केसर कालमी के साथ वो प्रतियोगिता हुई थी केसर कालमी, उसमें भी किसी घोड़े को पास ही नहीं आने दिया, आराम से विनर होके आ गई थी। तब और ज्यादा अमरकोट वालों को जलन होने लग गई कि यार ये तो आया था बाराती बन के, बाराती आए थे या बारात में घोड़ी आई थी, वो भी जीत गई, वो भी 15 दिन से चलती आ रही है फिर भी जीत गई, यहाँ के घोड़े तो तरोताजा थे फिर भी हार गए। तो उनको और ज्यादा जलन हुई। कहते हैं कि बाबूजी पुराने जमाने में तोरण मारा करते थे। तोरण मार हम मुहावरा भी पढ़ते हैं, तोरण मारने का मतलब होता है शक्ति परीक्षण करना। देखो वो बहुत बड़ी सम्मान की बात होती थी। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि किसी लड़की की शादी तय कर दी जाती थी और उससे 4-5 बारातें मंगवा ली जाती थी। कहते हैं तोरण बहुत ऊपर बांधा जाता था, जो भी तोरण मार लेता था वो उस लड़की से शादी कर लेता था। तो सम्मान की बात हुआ करती थी।
कहते हैं कि अमरकोट वालों ने तोरण बहुत ऊपर बांध दिया और बाबूजी से कहा, बाबूजी के मन में आया तोरण तो बहुत ऊपर है, कैसे मारूंगा मैं तोरण को, ये तो सम्मान की बात है, अब ये नहीं मारा तो भी अपमानजनक बात होगी एक। कहते हैं कि केसर कालमी कब बाबूजी ने हाथ फेर कर कहा, हे केसर मान रखना राठौड़ों का तू, आज राठौड़ों की पूरी आन बान शान तेरे हाथ में है। कहते हैं कि पास में एक ढोल बजाने वाला खड़ा था, उसको उसने कहा बाबूजी ने कि ढोली का बेटा ढोल बजा, मारी केसर घूमर घाले ला। कहते हैं कि उस ढोली ने ढोल बजाया और केसर ने घूमर नाचना स्टार्ट किया। क्या खूब घूमर के रंग जमाए थे केसर कालमी ने। और जब भी उस ढोली ने ढोल बंद किया तो बाबूजी ने घोड़ी का जो रस्सी होती है वो रस्सी खींची तो घोड़ी ने अपने दोनों खुर आगे दरवाजे के ऊपर रख के सीधा अपने तोरण के पास पहुंचा दिया बाबूजी को। कहते हैं कि बाबूजी ने आराम से तोरण मारा था। और जब केसर कालमी कहते हैं उस दरवाजे से वापस अपने पैर नीचे लाती हैं तो साथ में उस दरवाजे की ईंटें भी साथ में आ जाती हैं और बाबूजी वहां से नीचे उतरते हैं। और ये दृश्य सब लोग देख रहे थे और उनमें से जो फूलमदेह की सहेलियां थी वो भी ये दृश्य देख रही थी। कहते हैं कि फूलमदेह की सहेलियों ने जाकर फूलमदेह को ये बात बताई कि बीन तो चारों ओर छा गया है बस, और दिखने में क्या सुंदर वैसी घोड़ी और इतना ऊंचा तोरण बांधा फिर भी बाबूजी ने मार लिया, क्या क्या बातें। अब फूलमदेह का खुद फूले नहीं समा रही थी। वास्तव में एक सपनों का राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आया था, तो कौन सी लड़की खुश नहीं होगी। कहते हैं कि फूलमदेह बहुत खुश हुई थी और बाबूजी अब फेरों की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि फेरों के अंदर जाते हैं और जैसे ही फेरे स्टार्ट होने वाले होते हैं, पहले फेरे के अंदर एक बार घोड़ी हिनहिनाई जोर से। बाबूजी ने कहा पहले बियाह तो कर लें फिर देखेंगे इसको क्या है, क्यों हिनहिना रही। ये कहा यह जाता है कि कुछ किंवदंतियों कथाओं के अंदर यह मिलता है कि स्वयं जब दीनराव खिंची देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले जाता है तब स्वयं देवल चारणी बाबूजी को यह बताने के लिए आई थी। कुछ किंवदंतियों में यह मिलता है कि घोड़ी के अंदर, अब देखो घोड़ी कितनी समझदार हुआ करती थी, गायों के साथ रहती थी, गायों के साथ टहलती थी, तो कहते हैं कि गायों पर जब मारते थे तो घोड़ी को दर्द होता था जैसे घोड़ी हिनहिनाया करती थी। तो कहते हैं कि जब गायों को जींदराव खिंची ले जा रहा था तो पीछे उसके सैनिक मारा करते होंगे गायों को बेचारियों को, तो कहते हैं कि घोड़ी हिनहिनाती थी। जो देवल चारणी ने यह बात बाबूजी से कही थी कि घोड़ी जब भी जोर जोर से हिनहिनाए 4-5 बार तो समझ लेना मेरी गायों पर कोई संकट है, उसी समय तुम सहायता करने के लिए जरूर आना। और बाबूजी ने वचन तो दिया ही था। कहते हैं कि पहला फेरा खत्म हुआ तो घोड़ी हिनहिनाई, दूसरा फेरा बाबूजी ने वापस स्टार्ट किया तो घोड़ी एक बार फिर हिनहिनाई। तो बाबूजी के दिमाग में आई तो बाबूजी ने चांदो जी और डेमो जी को भेजा के जाके देखो घोड़ी को कोई मार तो नहीं रहा है, क्योंकि घोड़ी अमरकोट में आई थी, अब तो मारने वाला तो हो भी सकता था क्योंकि घोड़ी जीत कर आई थी, उसने तोरण भी मरवा लिया था बाबूजी से, तो इस वजह से तो घोड़ी पे कोई हो तो नहीं रहा, आप जाके देखे हो। चांदो जी डेमो जी जाते हैं। कहते हैं कि बाबूजी ने तीसरा फेरा स्टार्ट किया, तीसरा फेरा खत्म हुआ तो उसी समय घोड़ी 3-4 बार साथ में हिनहिनाई। कहते हैं कि बाबूजी उसी समय अपना जो फूलमदेह से और सूरजमल से कहते हैं कि मैंने जो वचन दिया था उस वचन का टाइम आ गया है। तब बाबूजी के दिमाग में वो देवल चारणी वाली बात याद आती है और कहते हैं कि बाबूजी ने 3 फेरे ही लिए थे। राठौड़ों में एक रीत हुआ करती थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के प्रति प्रतिबद्धता देखकर बाबूजी हाथों हाथ केसर कालमी कर सवार होकर अपने 5 दोस्तों, 2 तो थे ही चांदो जी और डेमो जी, उसके सिवाय सलजी सोलंकी, सामत जी और हरमल जी, 5 को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि दूरी थोड़ी ज्यादा थी, 100-150 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन जब गायें जींदराव खिंची यहां से चुरा कर ले गया था, कहते हैं कि देचू से थोड़ा आगे ही निकला था, पीछे बाबूजी वहां पर पहुंच जाते। ये गायें ले जाते देख जींदराव खिंची के साथ बहुत तकड़ा युद्ध करते हैं। युद्ध में जींदराव खिंची को लगभग हरा ही चुके थे बाबूजी। मारने वाले होते हैं तो जींदराव खिंची उनके पैर पड़ के कहता है कि अपनी बहन का सुहाग क्यों उजाड़ रहा है बाबू। तो कहते हैं कि बाबूजी ने उसे जीवन दान दे दिया था। और बाबूजी जैसे घूमकर वापस अपने कोलूमंड की ओर प्रस्थान करने की सोचते हैं कि पीछे से उस जींदराव खिंची ने बाबूजी के तलवार मारकर उनको स्वर्गवास भेज दिया था, या बाबूजी की वहीं पर देचू के अंदर मृत्यु हो जाती। कहते हैं कि उनके जो 5 दोस्त थे, उसी 5 दोस्त उसी युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये वीरता की कहानियां आज हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। देखो बाबूजी गायों के लिए, सिर्फ कुछ गायों और कुछ वचन की प्रतिबद्धता हेतु इतना बड़ा युद्ध किया। कहते हैं कि जींदराव खिंची ने उस बाबूजी को मारने के बाद में
बाबूजी के चाचा जी, बूढ़ो जी, आस और औरतें, अपनी माता कमला दे को, सबको वहां पर मार दिया था। कहते हैं कि बूढ़ो जी की पत्नी उस समय पीवरे गई थी, उनसे एक पुत्र का जन्म होता है, जरडा जी, रूपनाथ जी, जो भी लोक देवता के रूप में बहुत फेमस हुए थे, बालकनाथ जी। हिमाचल प्रदेश में उन्हें बालकनाथ जी के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के एकमात्र देवता हैं जो हिमाचल के अंदर पूजे जाते हैं, ध्यान रखना। आगे चलकर रूपनाथ जी ने अपने पिता, अपने चाचा का बदला लिया था और उनका भी मंदिर बन रखा है वर्तमान में कोलूमंड गांव में। देखिए, ये थी पाबू जी की कहानी। तो हम चलते हैं पाबू जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सामान्य परिचय में पढ़ लिया है। देखो, ये भी ध्यान रखना, राठौड़ों के वंशज थे, राव सिंहा के वंशज थे पाबू जी। ये भी बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार पूछ लेते हैं राठौड़ों दांदल जी कौन थे या दूहड़ जी के भाई थे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, देखो, इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री सुप्यार दे या फुलम दे के साथ हुआ था। देखो, पाबू जी की फड़ बहुत फेमस है, तो फड़ के सिवाय और 3 बातें और पढ़ेंगे, पाबू जी की यश गाथा, पाबू जी के पवाड़े और पाबू जी की फड़। मैंने अपन ने लिखा था जन्म 1296 विक्रम संवत में, तो जन्म कहां हुआ था यह भी लिख लेना। देखो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था कोलूमंड गांव। यह कोलूमंड गांव फलोदी तहसील के अंदर पड़ता है और जोधपुर जिले में पड़ता है, ध्यान रखना। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों देचू जोधपुर के अंदर 1333 विक्रम संवत के अंदर, यह ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो, विक्रम संवत के अंदर चेंज करना मैंने बता दिया है, आप चेंज कर भी लेना। देखो, कभी कभार संस का सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना बात। देखो, इनके कुछ उपनाम हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, उपनाम जैसे गोरक्षक देवता, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की थी। देखो, इन्होंने ऊंट लाने का श्रेय मैंने आपको पहले भी बताया था, मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किन्हें जाता है, पाबूजी राठौड़ को, तो इन्हें ऊंटों का देवता भी कहते हैं, ध्यान रखना। देखो, चूहों के अंदर एक बीमारी हुआ करती थी, प्लेग, तो इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का, प्लेग रक्षक देवता। देखो, पाबूजी राठौड़ को दोस्तों लक्ष्मण जी, भगवान राम के जो छोटे भाई थे, उनका अवतार माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, लक्ष्मण जी का अवतार। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। देखो दोस्तों, एक अपन बात करते हैं कि पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है पाबूजी की फड़ के बारे में। राजस्थान की सर्वाधिक फेमस फड़ कौन सी है, तो ध्यान रखना, पाबूजी की फड़ है, ठीक है। तो देखो, सर्वाधिक फेमस की बात करें तो ये फड़ रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में वाचन किया जाता है। इस फड़ का किसके द्वारा वाचन किया जाता है, तो देबारी या नायक जाति के भूपों द्वारा, सॉरी, रेबारी या नायक जाति के भूपों द्वारा। एक होते हैं पाबूजी के पवाड़े, पवाड़े मतलब पाबूजी के दोहे, पाबूजी के पवाड़े। देखो दोस्तों, पाबूजी के पवाड़े का वाचन माठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, यह नायक जाति के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी की फड़। एक अपन पढ़ रहे हैं पाबूजी की यश गाथा, यह भी ध्यान रखना दोस्तों, पाबूजी की यश गाथा। यश गाथा का वाचन थोरी जाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। और वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र होता है सारंगी वाद्य यंत्र, ठीक है। देखो दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो, पाबूजी की कुछ बातें बच गई है, उनकी अपन बात करते हैं। देखो, अपन ने अभी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला पाबूजी की फड़, दूसरा पाबूजी की पवाड़े, और तीसरा पाबूजी की यश गाथा। तीनों में अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, ये बात ध्यान रखना। और तीनों में जाति भी 2 में तो कॉमन है, नायक जाति और एक थोरी जाति द्वारा, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बार वापस बोर्ड पे थोड़ा देख लेना। पाबूजी, मैंने आपको बताया था, पाबूजी झुकी हुई पाग के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए, झुकी हुई पाग के कारण, यह ध्यान रखना। इनका बोध चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह तो होता है, वो है बोध चिन्ह। बोध चिन्ह की बात करें तो बोध चिन्ह होता है भाला। और अपन बात करें तो पाबूजी की, देखो दोस्तों, पाबूजी का मंदिर,
देखो मंदिर वैसे तो इनका जहां मृत्यु हुई थी देचू वहां पर भी बन रखा है, लेकिन प्रमुख मंदिर है वो कोलूमंड गांव फलोदी के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। कोलूमंड गांव फलोदी तहसील के अंदर पड़ता है और जोधपुर जिले में पड़ता है। दोस्तों पाबूजी का मेला भी बढ़ता है इसी गांव के अंदर। तिथि की बात करें तो अपन चैत्र अमावस्या को पाबूजी का विशाल मेला बढ़ता है। देखो दोस्तों मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जब भी हम मेले जन्म पढ़ेंगे तो तिथि के अनुसार जन्म जरूर लिखेंगे या मेले जरूर लिखेंगे। तो आपको 12 महीने भी याद होने चाहिए, जिससे क्या हो कि कंफ्यूज ना हो, सीधा आपको दिमाग में आ जाए चैत्र अमावस्या कब आती है, तो सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए ये चीज। ठीक है, देखो दोस्तों आगे चलते हैं। पाबूजी को रेबारी या राइका जाति, रेबारी या राइका जाति अपना आराध्य देवता मानती है, ध्यान रखना, अपना आराध्य देवता मानती है। देखो दोस्तों रेबारी जाति को ऊंटों की पालक जाति भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ऊंटों की पालक मतलब ज्यादा ऊंट कौन सी जाति के पास होते हैं, तो रेबारी जाति की पास होते हैं, ऊंटों की पालक जाति। देखिए दोस्तों अपन ने ये कुछ बातें पढ़ी हैं, एक पाबूजी के जीवन से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे अपन। अभी फिलहाल ध्यान रखना। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था उनकी एक धर्म बहन हुआ करती थी, धर्म बहन का नाम था देवलचारणी। ठीक है दोस्तों, धर्म बहन देवलचारणी, इसी के पास से बाबूजी ने घोड़ी प्राप्त की थी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, केसर कालमी ये इनकी घोड़ी थी। कहते हैं कि बहुत सुंदर हुआ करती थी, ये मैंने अभी आपको कहानी में भी बताई होगी। और ध्यान रखना दोस्तों पाबूजी का पर आधारित ग्रंथ है, जिसमें से एक प्रमुख ग्रंथ है जिनमें पाबूजी की जीवनी लिख रखी है, वो है पाबू प्रकाश। देखिए दोस्तों पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था आसिया मोड़ जी ने, एक राजस्थान के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं आसिया मोड़ जी, जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा था पाबू प्रकाश। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं तो एक है पाबू जीरी बात, यह भी पाबूजी पर आधारित ग्रंथ है। राजस्थान की आधुनिक साहित्यकार हुई है एक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इसके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बहुत अच्छी साहित्यकार है दोस्तों राजस्थान की। इनका साहित्य पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ना दोस्तों, बहुत अच्छी साहित्यकार हुई है। इन्होंने अपने राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे लोक देवताओं और भी जो प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में बहुत अच्छा चित्रण किया है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक ग्रंथ की अपन बात करते हैं तो पाबू जीरा छंद, यह ग्रंथ दोस्तों लिखा था बिट्ठू सूजा ने, यह ध्यान रखना, बिट्ठू सूजा ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, पाबू जीरी बात, पाबू प्रकाश और पाबू जीरा छंद। ठीक है दोस्तों, मैं अपने पिछले बोर्ड के अंदर अपने एक बात लिखी थी पाबूजी की यश गाथा, तो पाबूजी की यश गाथा को पाबू धनीरी वासना कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना, पाबू धनीरी वासना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर दोस्तों स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद अब आगे चलते हैं अपन, कुछ फैक्ट और हैं चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अपन कुछ फैक्ट हैं, 3-4 फैक्ट और बच गए हैं पाबूजी की, वो बात करते हैं, उसके बाद में आज की क्लास यहीं पे रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, देखो दोस्तों पाबूजी के बारे में अपन बात करते हैं तो एक फैक्ट मिलता है, मैंने आपको दोस्तों के नाम बताए होंगे पाबूजी के, तो पाबूजी के दोस्तों के नाम लिख लेना दोस्त। एक तो प्रमुख दोस्त थे चांदो जी और डेमो जी, चांदो जी और डेमो जी, ये पाबूजी के प्रमुख दोस्त थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अमरकोट से पाबूजी के साथ में 3 दोस्त और युद्ध करने के लिए आए थे, उनका नाम लिख लेना। एक तो थे सलजी सोलंकी, एक थे हरमल जी और एक थे सामंत जी। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये कभी कभार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पाबूजी का दोस्त नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना इस बात का। देखो हमेशा एग्जाम के अंदर एग्जाम वाला चाहता है कि आपको कैसे ना कैसे फंसाया जाए, वो कंपटीशन से बाहर निकालना चाहता है आपको।
और आपको खुद को एक्टिव रहना है हमेशा, हर तरह से तैयारी। देखो मैं आपको पर्याप्त मैटर दे रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं और से अलग अलग तक किताबों से मुंह ना मारना पड़े। सिर्फ एक वीडियो देखा, इससे आपके जो नोट्स बन गए, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो इस बात पे थोड़ा जरूर गौर करना आप, ठीक है। देखो दोस्तों, कुछ फैक्ट और हैं पाबू जी के बारे में अपन बात करें तो पाबू जी का एक उपनाम मिलता है, राड़ फाड़ का देवता कहते हैं इनको, ये ध्यान रखना, राड़ फाड़ का देवता। ये राड़ फाड़ का देवता उपनाम किनका है, तो किनका है, पाबू जी का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर पाबू जी अपन पीर समझते हैं इनको, तो पाबू जी को कौन से मुसलमान पूजा करते हैं, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, पाबू जी को मेहर जाति के मुसलमान पूजा करते हैं, मेहर जाति के मुसलमान, ये ध्यान रखना। देखो दोस्तों, कुछ ग्रंथ हमने पिछले बोर्ड में लिखा था, लेकिन एक ग्रंथ और है पाबू जी के जीवन से संबंधित, वो है पाबू सोरठा। ये भी याद रख लेना दोस्तों, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं आपको। पाबू सोरठा, पाबू सोरठा ना ग्रंथ लिखा था रामनाथ कविया ने, ये ध्यान रखना, रामनाथ कविया इंपॉर्टेंट है। पाबू जी के जीवन से संबंधित अलग अलग ग्रंथ मिलते हैं, पाबू सोरठा, रामनाथ कविया। पहले भी आपको मैंने बताया है, पाबू जीरो छंद, बिट्टू सूजा, पाबू जीरी वात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी, 4 ग्रंथ हैं इनसे संबंधित, याद रखना चाह रहा हूं। कुछ दोस्तों के नाम लिखे हैं, 5 दोस्त हैं, इनके नाम याद रखना। राड़ फाड़ का देवता कहते हैं, मेहर जाति के मुसलमान, और भी लिखा था गो रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, बताया था मैंने, ये ऊंटों का देवता भी कहते हैं पाबू जी को। ये क्वेश्चन पाबू जी से आ रखे हैं इस बार के एग्जाम में, वीडियो में भी आए थे, पटवार में भी आए थे, तो ध्यान रखना दोस्तों, पाबू जी पीरों में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो देखना दोस्तों, एक फैक्ट पाबू जी के बारे में और मिलता है, कहते हैं कि बघेल का एक शासक था, बघेल का एक शासक था, उसके कुछ भगोड़े हुआ करते थे, 7 भाई थे, थोरी भाई, मलेच्छ जाति के, मलेच्छ जाति के 7 थोरी भाइयों को पाबू जी ने शरण दी थी, थोरी भाइयों को पाबू जी ने शरण दी थी, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मलेच्छ जाति के 7 थोरी भाई हुए थे, 7 थोरी भाइयों को पाबू जी ने शरण दी थी। इस वजह के कारण थोरी जाति आज एक इनके मेले के अंदर कभी चले जाना, बहुत बड़ी संख्या में आती है इनके दर्शन करने हेतु, ठीक है दोस्तों। ये था पाबू जी, आज अपने पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है पाबू जी के बारे में। पाबू जी के बारे में और फैक्ट है, लिख लेना। पाबू जी के मेले के अंदर एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। देखो, और भी कुछ अगर फैक्ट होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए पीर के साथ। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे गोगा जी चौहान के बारे में। देखो गोगा जी चौहान बहुत लोकप्रिय देवता हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन, एक एक फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको वीडियो ये भी पसंद आया, पिछला भी पसंद आया होगा, ये भी पसंद आएगा। देखिए दोस्तों, ये अपन लोक देवता पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में भेजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन करें। नमस्कार।